नेमकं सांग भाव के साथ जुड़ लेते हैं सीधा और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भाऊ बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, ये जो घटना हुई है लाल किला के पास, गौरी शंकर मंदिर के पास, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और फिर प्रधानमंत्री का भाषण का वो अंश भी सुनते हैं जो आज उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वालों को चेतावनी दी है। पहली तो बात है कि बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ बड़ा हादसा हुआ है और अजीब बात यह है कि मानो 24 घंटे पहले जब हम जयपुर डायलॉग में थे और उसका जयपुर डायलॉग का तीसरे दिन का आखिरी सेशन चल रहा था, तो शत्रुबोध से शत्रुनाश ऐसे विषय पर परिसंवाद चल रहा था। तो वहां मैंने बोला था कि सिर्फ शत्रु बोध होकर नहीं चलता, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और उसका मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं समझे थे, वो आज सामने आ गया कि बहुत सारी जगह हमारी जांच एजेंसी काम कर रही है, अलग अलग जांच एजेंसी है, फिर खुफिया एजेंसी है, ये सब काम करते हैं। और आज मुझे एक्सपेक्टेड था वही रिएक्शन बड़े विपक्षी दलों के नेताओं से आ रही है कि इसका तो जवाब देना पड़ेगा, इंटेलिजेंस फेलियर है, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है। यानी मेरी आंखें हैं लेकिन टूट गई है, मेरी आंखें खुली होकर भी मैं नहीं देखूंगा, मेरे कान है फिर भी मैं नहीं सुनूंगा, वो सब इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। सामने से कोई शेर दौड़कर आ रहा है और मुझे बचाना जांच एजेंसी का काम है, मेरा काम नहीं है। ये जो माइंडसेट बना है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जांच एजेंसी छोड़ो, आप खुद को नहीं बचाना चाहते तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जो कुछ खबरें आई है मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप क्या कर रहे थे इसका जवाब है कोई? एक गाड़ी कहीं और फरीदाबाद या कहीं घूम घूम कर बदरपुर बॉर्डर से ये आई वो आई, सब खबरें हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये गाड़ी इतने रास्ते में कम से कम 10-15 हजार लोगों के नजरों से सामने से गुजरी है। किसी को उसी में कोई शक या शुबा नहीं आया? क्यों नहीं आया? तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये जो मुझे गुस्सा है, जो राहुल गांधी उस दिन बोले थे कि डेमोक्रेसी बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मुझे डेमोक्रेसी बचानी है, ये इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमें समझना जरूरी है कि हम संविधान बचाएंगे, हम डेमोक्रेसी बचाएंगे, और वो बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है, क्या डिबेट है? इतने लोगों के सामने से एक गाड़ी गुजर रही है और उसमें देखो ये लोग जो होते हैं, जो कुछ आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं, उनकी हर चाल जो होती है वो खुद डरे हुए होते हैं कि पकड़े न जाए, पकड़े न जाए। तो आपकी नजर अगर सही हो तो आपको भी पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो हजारों लोग उनको देखते हैं और किसी के मन में शक नहीं आता। इसका मतलब हम अलर्ट नहीं है, हम सावधान नहीं है। तो पहले तो इसके लिए वो जिसने बम बनाया या फटा, उससे ज्यादा हम जिम्मेदार है। अगर हम अलर्ट नहीं है तो सबसे पहले जिम्मेदार हम है। अब मुझे एक आपको उदाहरण देता हूं। कहीं मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, कहीं मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, कहीं बड़ा एक क्लिप होता है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हवा का एक झोंका भी हमको उस खाई में गिरा सकता है। तो उसके लिए खुफिया एजेंसी काम करेगी? कौन काम करेगा? हम अगर सीरियस सिचुएशन में जी रहे हैं तो हर समय, हर मोमेंट, हर सेकंड में, हर पल में सावधान रहना ये सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद औरों की आती है। देखो, एक मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसको बैसाखी बोलते हैं, मराठी में हम कुबड़ी बोलते हैं, वो लेकर भी हमको चलना है तो हमारा पैर जमीन पर रखना पड़ता है।
हमारे पैर जमीन पर नहीं लगेंगे और हमको बैसाखियां उठाकर ले जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कौन है तो हम आम नागरिक है। हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, हम वो देखना नहीं चाहते, देखकर अनदेखा करना चाहते। इसके बारे में कहीं मैं हमेशा, ये मेरी आदत रही है, एयरपोर्ट पर कहीं छूटा हुआ सामान दिखाई दिया तो हमेशा मैं एयरपोर्ट के किसी कर्मचारी को या रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी पुलिस या कोई दिखाई दे रेलवे का कर्मचारी, उसको दिखाता हूँ ये साला कोई इसके पास नहीं दिखा दे रहा है, तो जरा देखो इसमें क्या है। क्या हम ये करते हैं? नहीं करते। तो सबसे पहले कोई हादसा होता है तो हम जिम्मेदार होते हैं, बाद में दूसरों की तरफ उंगली उठाए। लेकिन उंगली उठाने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है, और इसलिए हमको हर उस शख्स पर शक होना चाहिए कि जो ऐसे लोगों के बचाव में खड़ा होता है, इनके जमानत के लिए कोर्ट में जाने वाला वकील हो, इनकी तरफ से ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाला हो, उस हर इंसान को हमको टोकना पड़ेगा। ये काम तो हम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये आम जनता का काम है। वोट चोरी के लिए चिल्ला रहे, अरे जिंदा रहेगा तो वोट करेगा ना, वो जिंदा रहेगा तो वोट करेगा। और जिंदा रहने के लिए देश में जो घुसपैठिए है, घुसखोर है, यहाँ के नागरिक ना होते हुए घुस बैठे कहाँ कहाँ, उनके खिलाफ जब एक आंदोलन छेड़ा जाता है, सरकार कुछ करती है तो उनके खिलाफ बोलने वाले हैं, उन्होंने कल का बम ब्लास्ट किया है। वो कोई तौयबा है, कोई उधर बैठा है जैश वाला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसे घुसपैठिए यहाँ आते हैं तो उनका संरक्षण करने वाले, उनके लिए बचाव पेश करने वाले जो है वो सबसे बड़े आतंकवादी लगते। तो मैं मानता हूं कि उनके लिए हम क्या करने वाले, सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाएगी, करेगी ना करेगी, जो कुछ करना है करे। अरे जिस देश ने, जिस जनता ने, करोड़ों करोड़ों जनता ने अपने आप 2 गज 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसका पालन करके कोरोना जैसे दुश्मन से 2 हाथ किए हैं, वो जनता आज इतनी बेसावधान हो गई है, सावधानी छोड़कर बैठ गई है कि हमारे इर्द गिर्द कोई एक कार में बहुत बड़ा विस्फोटक लेके घूम रहा है और हमको उसको शक की नजर से तक नहीं देखते, क्योंकि हमारी नजर ढीली हो गई है। आवाज आ रही मेरे? जी जी भाऊ। हाँ, तो मैं मानता हूं कि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। हर नागरिक को, हर राजनेता को पहले जिम्मेदार होना चाहिए, एजेंसी जिम्मेदारी नहीं। मैं मानता हूं कि एजेंसी उस माइक जैसी है, उस सीसीटीवी जैसी है, वो देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अगर सीसीटीवी में जो कुछ पकड़ा गया है उससे एजेंसी निकाल रही है, लेकिन जब दिखाई दे रहा था तो सीसीटीवी कैमरे ने कुछ नहीं किया। तो अगर उसके पीछे दिमाग होगा तो काम करेगा, तो एक्शन लेगा, तो वो एक्शन मैं मानता हूं कि सबसे पहले वो एक्शन हमें लेना जरूरी है। और हम देखना तक नहीं चाहते, आंखें खुली रखना नहीं चाहते, अगर आंखें दिखा रही है तो उस पर सोचना नहीं चाहते, तो सबसे पहले जिम्मेदार और आरोपी नंबर 1 हम हैं खुद। कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हमारे सामने आने वाला कोई आतंकी के ह्यूमन राइट्स पर बोल रहा है तो उसको शेम नहीं कर सकते, हम उतना भी नहीं करेंगे। और वो आतंकी है, जो आरोपी है, उसके लिए बचाव पेश करने वाला है, उसको हम नहीं रोकेंगे। वो खुफिया एजेंसी या पुलिस तंत्र को बचाना है, रोकना है, तो पहले वहां से शुरू करते हैं, हमारी गलती कहाँ होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है भाऊ। ये कई बार हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, कई बार एटम बम की बात करते हैं, कभी भूकंप की बात करते हैं। क्या ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी बात कहने के लिए? ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं विपक्ष के नेता? नहीं नहीं, उनके लिए सब मजाक बन गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। उनके इर्द गिर्द 20-15 सिक्योरिटी गार्ड रहते,
उनको वो तो इस्तेमाल करेंगे, हम उनको रोक नहीं रहे। हम उनको चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, हम उनको एलओपी बना देते हैं, उनके चमचे हैं, उनके जो फॉलोअर्स है। ऐसे अगर 90 एमपी हम चुनकर देंगे तो वो राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं होता, हम जिम्मेदार होते, क्योंकि उनको वोट देने वाले जो है उनको हम रोक नहीं रहे। राहुल गांधी या कांग्रेस को या ऐसे विपक्षों को वोट देने वाला जो वर्ग है वो तो हमारा पड़ोसी है, हमारे कॉलोनी में रहने वाला है। क्या हमने उसको कभी कन्विंस किया कि सबसे पहले ये तय कर ले कि संविधान जिंदा रहना चाहिए, तू जिंदा रहना चाहिए। अगर नागरिक जिंदा रहेगा, सिटीजन जिंदा रहेगा, तो ही संविधान जिंदा रहता है। मरे हुए लोगों का देश नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता, ना कि उसका कोई संविधान होता है। तो पहले तुम अपने जिंदा हो उसका सबूत पेश करो। मैं आज बहुत गुस्से में हूं, और इसलिए गुस्से में हूं कि कोई मारा गया या किसने उसको मारा है उस पर नहीं हूं। हम सावधान नहीं है, इसके लिए मुझे गुस्सा है। और देखो, एक ओसामा बिन लादेन मारा गया, इससे आतंक तो खत्म नहीं हुआ। उनको जब आप, हमारे आचार्य अत्रे नाम के महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, संपादक, पत्रकार, नाटककार थे। उनका एक वाक्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि साल भर में जहां कहीं सांप या नाग दिखाई देगा उसको लाठी से मारोगे, और नाग पंचमी आएगी तो उसको ही दूध पिलाओगे। तो ये गलत है। एक दिन वो आता है वोटिंग का, उस दिन उसको खत्म कर दो। तो मैं मानता हूं कि हर नागरिक को, जो कोई राहुल गांधी हो या ओवैसी हो या उनके साथ गठबंधन करने वाले हो, उनके साथ हाथ मिलाने वाले भी हमारे आसपास कोई है, वो कैंडिडेट होगा, उस पार्टी का कार्यकर्ता होगा या उसका समर्थन करने वाला होगा, तो क्या हम उनसे कॉन्फ्रंट करेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे, बोलेंगे कि तूने बम ब्लास्ट किया है? ये उस वोटर को हमें बोलना चाहिए। क्या हम बोल पाएंगे? जरा सोचो। तो फिर वो नहीं बोलेंगे, वो भी वोट के लाचार है। जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो उस वोट बैंक के वोट चाहते हैं वो उनके खुशी के लिए बात करेंगे। तो जो उतना वो गुनहगार, देखो बंदूक गुनहगार नहीं होती, बंदूक चलाने वाली जो उंगली होती है और उस उंगली के पीछे जो दिमाग होता है वो आरोपी होता है। तो मैं मानता हूं ऐसे वोटर को रोकना हम लोगों का काम है, आम इंसान का, आम आदमी का, आम नागरिक का काम है। तो राहुल गांधी क्या करते इस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है बोल, क्यों? क्योंकि उसका फायदा नहीं, उसको जो खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, उसका पालन पोषण करने वाला है, वो तो हमारे इर्द गिर्द है, हम उसको नहीं रोक रहे। परिणामों पर मत बोलो, परिणामों का जो माहौल है उसके बारे में बोलना चाहिए। और जब तक ये लोग शुरू नहीं करेंगे, उनको सेम करना चाहिए, आइसोलेट करने चाहिए ऐसे वोटर को भी, पार्टी नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ऐसे वोटर को भी। जो वोटर हमारे सामने बोलेगा नहीं नहीं मोदी को रोकना है और कांग्रेस को लाना है, तो हमको उसको भी बायकॉट करना पड़ेगा, भले वो हमारा पड़ोसी हो या हमारा रिश्तेदार हो। तभी हम सिक्योर्ड लाइफ पाएंगे। राशन कम होगा, पेट्रोल नहीं होगा, ट्रेन नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, पहले जिंदा रहो। ये सारी सुविधाएं बाद में आती है। सस्ती बिजली बाद में आएगी, जब जिंदा रहोगे तब, नहीं तो काम नहीं आती। आप मरे हो और आपके लिए फ्री बिजली मिल रही है, क्या करोगे उस बिजली का? क्योंकि उसका कुछ करने के लिए आप जिंदा ही नहीं रहोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिसको अंग्रेजी में सर्वाइवल कहा जाता है, जिंदा रहना कहा जाता है। क्या हम लोग जिंदा रहना चाहते? हम जिंदा नहीं रहना चाहते। हम मानते कि हमारी बहुत बड़ी ताजमहल जैसी कब्र बने, हमको मरना है जल्दी से जल्द। सब सुविधाएं चाहिए, हमारे मुर्दे को सुविधा चाहिए। अगर मन मरा है, जिंदा रहने की इच्छा मरी हुई है, तो बाकी सब रेडियो के पीछे आप भागते हो। इसलिए मैं मानता हूं कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की मुझे जरूरत नहीं लगती। राहुल गांधी को जिन्होंने खड़ा किया है, वो वोटर हो, कार्यकर्ता हो, संगठन हो, पार्टी हो, उनके समर्थक हो या उनके
मित्र दलों, ये सब मेरे लिए आरोपी है दिल्ली के ब्लास्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान की यात्रा पर हैं और भूटान में उन्होंने क्या कहा है लाल किले के पास के इस विस्फोट के बारे में, जरा इसको सुन लेते हैं, फिर भाव की उस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कह दिया है कि तह तक जाएंगी जांच एजेंसियां और जो भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भाऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद बिहार की ही भूमि से ये ऐलान किया था कि बहुत भारी गलती कर दी है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने, इनको सबक सिखाया जाएगा, और वो सिखाया गया। अभी आपने कहा कि शत्रु बोध पर बात हुई और शत्रु नाश पर भी बात हुई, तो आप यहां से क्या देख रहे हैं? देखो, मैं आज वहां से कौन हैंडलर है, यहां से कौन हैंडलर है, नहीं, मैं मेरा जो नैरेटिव है पकड़ के बैठता हूं। मुझे बताइए कि देश किसने बनाई, कब बनाई? ये इंसान हमारे भारत में कश्मीर के किसी जेल में था, उसका भाई और दो कोई और लोग थे, उन्होंने हमारा हवाई जहाज किडनैप किया था, हाईजैक किया था। अमृतसर, दुबई से कन्नाहर जाकर ये वापस पाकिस्तान पहुंच गया। उसको हमारे जेल से छोड़ा गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी लोगों को बचानी थी, पैसेंजर को बचानी थी, इसलिए उसको छोड़ा गया जेल से। लेकिन इसको एनकाउंटर करके नहीं मारा गया था, इसलिए ये जेल में था। ये जिंदा बचा क्यों जब हमारे कब्जे में था? अगर उसी वक्त उसको मारा जाता, एनकाउंटर में मारा जाता, तो वो जेल में नहीं पड़ा रहता ना। उसको छुड़वाने के लिए 150-200 जो काठमांडू से दिल्ली आने वाले पैसेंजर थे, उनका हाईजैक होता। तो हाईजैक करने के लिए एक अवसर हमारी कानून व्यवस्था ने, जुडिशियरी ने पैदा करके दिया है। तो हम उंगली दिखा रहे देश के तरफ, अजहर मसूद की तरफ, लेकिन उसको यहां से निकालकर भगाकर लेके जाने के लिए अवसर पैदा करने वाली कानून व्यवस्था हमारी है। जो हर कोई सवाल पूछेंगे, जवाब देते रहो, और लोग मरते जाए तो मरते जाए। इस ढंग से जो जुडिशरी चलती है, ऐसे लोगों को जमानत क्यों दी जाती है? प्राइमा फेसी केसेस चढ़ सकते हैं, इसकी फॉरेंसिक जांच करो, उतना करो, ये करो, 1 मिलीमीटर इधर था या 1 मिलीग्राम इधर था, इस पर बने बैठे हो, और 1 मिलीमीटर के लिए, 1 मिलीमीटर के लिए
12-12, 17-17 लोग बम स्क्वाड में मारे जाते, तो उसका जिम्मेदार कौन? अजहर मसूद यहां से वापस गया, हाईजैक करके उसको उठाया गया, और उसके बाद उसने जैश मोहम्मद का स्थापना की थी। उसके पहले वो नहीं था, यहाँ के जेल में था। उस वक्त जैश मोहम्मद नाम का ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं। तो जैश मोहम्मद एस्टेब्लिश करने के लिए उसको अवसर पैदा करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार हमारा कानून है, हमारी जुडिशियरी है। मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन वालों को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो सब सबूत पेश किए थे। हमारी जुडिशियरी देखते रही कि 1 मिलीमीटर इधर है या 1 मिलीग्राम उधर है, मर जाते हैं, उनके कोई अधिकार नहीं होते। अजब ह्यूमन राइट्स है, जो मरे हुए हैं उनके लिए या मारे जाते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन मारने वाले के लिए इस देश में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है। इनको निपटना पड़ेगा, और अगर निपटना है तो ऐसे कानून बनाओ कि जिसमें जुडिशियरी टांग नहीं अड़ा सकती, ये बनाना पड़ेगा। देखो, दुनिया की आज की धरती की पृष्ठ पर एक देश है जिसने सही ढंग से टेररिज्म खत्म किया है। मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूं, वो है श्रीलंका। गोटाबाया राजपक्षे नाम के उधर प्रेसिडेंट बने। उन्होंने चुनाव लड़ते समय लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा था, इस देश से, श्रीलंका से तमिल भाग जो है टीटी एलटीटी, उनका आतंक खत्म करना है, तो मुझे तगड़ा बहुमत दे दो, मैं 2-3 साल में ये आतंक खत्म करके दिखाता हूं। और होने के बाद उन्होंने उसका पूरा प्रोग्राम बनाया। उसके बाद उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली जाफना के दक्षिण में, और जो जो तमिल आतंकी थे उनको बोला कि 90 दिन में क्या 80 दिन में वहां से यहां क्रॉस हो जाओ, जो बचेंगे वो बूढ़ा होगा या बच्चा होगा उसको भी टेररिस्ट समझकर मारा जाएगा। और ये कर दिया उन्होंने। अब उसको 15 साल से ज्यादा हो गए। आपने कभी सुना है श्रीलंका में कोई बम फटा या ऐसा कुछ हुआ, टेररिज्म हुआ? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? उसका बीज तक बचने नहीं दिया है। जो प्रभाकरण था, उस प्रभाकरण को तो मारा ही, उसके फैमिली के लोग मारे गए, उसके पोते तक मारा है जो 10 साल की 6 साल की उम्र का था, निपट गए। तो हमको कानून के साथ इस ढंग की नहीं, ये मामला हमारे लिए, मैं मानता हूं कि जिस पर आरोप, ये टेररिज्म का आरोप लगेगा, उसके लिए ये रेगुलर कोर्ट नहीं चलेगा। और साध्वी क्या उसका साध्वी प्रज्ञा सिंह या कर्नल के लिए 8 साल जमानत नहीं होती थी, और आज आखिर में बोलते हो कि उसके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। तो जो टेररिस्ट नहीं है उसके लिए टेररिस्ट कोर्ट है, कानून है, और जो टेररिस्ट है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएगा। ये जो मजाक हमने जुडिशरी और कानून और खुफिया एजेंसियों में बनाकर रखा है, मुझे लगता है सबसे पहले उससे निपटना पड़ेगा। मुझे और एक बात आपको जब अफगानिस्तान में ओबामा था और अमेरिका पर वो 9/11 हो गया था, उसके बाद अमेरिका ने तय किया कि उन पर हमला करेंगे अफगानिस्तान पर। तो उस वक्त CNN पर एक उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे करीमाव करके, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था। उनको एक सवाल CNN के रिपोर्टर ने पूछा था कि आप मुस्लिम कंट्री हो, 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से सटे हुए देश हो, फिर आपके यहाँ जिहाद का प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उन्होंने एक बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास इसका जो जनन स्थान होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है टेररिज्म का, जिहाद का, वही मैंने खत्म कर दिया है। तो उन्होंने पूछा ये ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है? बोले इंटेलेक्चुअल्स इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जिहाद। टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्लास। जो हमारे यहाँ हम उसको अर्बन नक्सल बोलते हैं, अर्बन नक्सल नहीं है, यही तो ब्रीडिंग ग्राउंड है, यही तो ब्रीडिंग ग्राउंड है। हमको
इनको पकड़कर अंदर डालना चाहिए। इसलिए मैंने 2 उदाहरण, हमारे मानो तो पड़ोसी है, श्रीलंका भी पड़ोसी है और एक तरीके से उज्बेकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। वो 2 जगह के मैंने आपको उदाहरण दे दिए। कोई भी सवाल, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी सवाल बिना जवाब के होता नहीं। मैं तो मानता हूं कि हर सवाल जो है वो जवाब के आधार पर बनाया गया सवाल होता है। तो इसका कोई जवाब नहीं, ऐसे हतबल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी आइडिया क्लियर चाहिए। एक बात है कि जो लोग, जिन पर आरोप है कि ये मानव जैसे, ह्यूमन जैसे आचरण नहीं करते, उनके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ बात है। अगर ये जंगली जानवर जैसे, शिकारी जानवर जैसे आचरण करते हैं तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स होने की संभावना ही नहीं है। अजमल कसाब मुंबई में आकर 150 लोगों को गोलियों से भून देता है और हम उसकी उम्र चेक करते बैठते। वो बोलता है मेरी उम्र 18 से नीचे, तो उसका डीएनए ले लो, वो ले लो। ये क्या बात हो गई? कोई 16 साल का बच्चा है लेकिन रेप करता है तो उसको अज्ञानी बोलेंगे? क्या है ये? उसको जुवेनाइल बोलेंगे? हम कानून के शब्दों में फंसे हैं, हमें वास्तविकता तथ्यों से कोई मतलब नहीं रहा। हमारा कानून व्यवस्था सब कुछ, तो उससे निकलना पड़ेगा। और अगर निकलना है तो मैं मानता हूं कि लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। हम ऐसे लोगों को बायकॉट करेंगे, हर रास्ते पर, हर चौराहे पर, हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर में होना चाहिए कि नहीं, इसको सिंपैथी है टेररिस्ट से, तो मैं इससे कोई भी क्या बोलते हैं, रिश्ता नहीं रखूंगा, उसे बातचीत तक नहीं करूंगा। ये करो, देखो बहुत जल्दी होता है। कानून से और पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, ये हमको करना पड़ेगा। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे रहे, कौन फ्री की बिजली देता है, कौन फ्री की बस की राइड देता है, उसमें रहे तो मरने के लिए चल पड़े। यही मैं मानता हूं। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर प्रकाश डालने के लिए और अपने विचार दर्शकों के और देश के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।